हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ किछि दिन है मोर वीडियो आसु नथिला किछि प्रॉब्लम पाई मो आ पके पार नथिली आज गोटे जयशंकर कर गोटे कहानी पढ़िबा जोटा कि आम टीजीटी हिंदी सिलेबस रे अछि और स्टेट रे भी सेठु किछि क्वेश्चन आसीथिला मु देखुथिली तो सेइथि पई आज आमे कोन पढ़िबा ना आज आमे पुरस्कार पढ़िबा ठीक अछि एठु गोटे क्वेश्चन आसीथिला जे जयशंकर प्रसादंकर तांकर जीवनी रु ही आसीथिला क्वेश्चन एटा थिला कि निम्नलिखित विकल्पों में से जयशंकर प्रसाद के काव्य चयन कीजिए। फर्स्ट थिला शकुंतला पंचवटी झंकार, ऑप्शन बी थिला प्रिय प्रवास परिजात रसकलश और सी में थिला सुजान बिरहा लीला कृपाकांड और फोर्थ में थिला चित्रधारा प्रेम पथिक करुणामय। तो जो भी पढ़े होंगे उनको आया होगा कि हाँ यही है बोल के, बाद बाकी सब कंफ्यूजन में रहे होंगे क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हम ये जो लेखक परिचय है, लेखक परिचय को हम छोड़ देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं विषय वस्तु जो है वही पढ़ लेते हैं। इसके लिए हम वैसा भूल नहीं करेंगे। आज से हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे। पहले हम लेखक के परिचय के बारे में पढ़ेंगे, उनने क्या क्या लिखा था क्या नहीं, उनका फेमस जैसे कि नाटक कौन है, उनका उपन्यास कौन सा है, काव्य कौन सा है, ये पढ़ लेंगे। उसके बाद हम विषय वस्तु में जाएंगे। अभी तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जा रहा है, कंपटीशन लेवल जो है वो पूरा हाई है। इसके लिए थोड़ा डिटेल में पढ़ना जरूरी है। हम सारा चीज को डिटेल्ड में पढ़ेंगे और यह शुरू करेंगे और आगे भी ऐसे ही डिटेल्ड वीडियो में लाने के लिए चेष्टा करूंगी, क्योंकि कभी कभी मैं व्यस्त रह जाती हूँ अपने दिनचर्याओं में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का एक कहानी पुरस्कार। ठीक है, स्टार्टिंग में हम देख लेते क्या कौन ना तांकर जन्म केबे हेतिला ना 30 जनवरी 1889 रे हेतिला। तांकर जन्म हेतिला केबे ना 30 जनवरी 1889 रे हेतिला। ठीक अछि, देन तापर आकु जीवा। आगरे कौन अछि ना तांकर मातांकर ना कौन थिला ना श्रीमती मुन्नी देवी थिला तांको मातांको ना, एवं तांको बापा जे थिले तांको ना थिला बाबू देवी प्रसाद। ठीक अछि, से कौन थिले ना जने प्रसिद्ध तंबाकू व्यापारी थिले। सेइथि पई तांको कौन कुहा जाउतला, इसलिए ये प्रसिद्ध तंबाकू व्यापारी थे, इसलिए जयशंकर प्रसाद की जी का घराना सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। अगर क्वेश्चन आया कि सुंघनी साहू के नाम से किसका घर प्रसिद्ध था, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं किसका ना, जयशंकर प्रसाद जी का घर प्रसिद्ध था। क्यों उसे सुंगनी साहू के नाम से जाना जाता, क्योंकि उनके पिता जो थे, उनके दादाजी जो थे वो प्रसिद्ध तंबाकू व्यापारी थे। ठीक है, अभी आगे थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे ये भी जान लेते हैं कि उनका मृत्यु जो था वो 15 नवंबर 1937 को वहीं वाराणसी के उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। ठीक है, ये सब हम जान गए। अब आगे देखते हैं क्या क्या है उनका। शिक्षा जयशंकर प्रसाद की शिक्षा का आरंभ घर पर हुआ था। ठीक है, बाद में उन्होंने काशी के क्वींस कॉलेज में अध्ययन किया और 8वीं कक्षा तक पढ़े। ठीक, क्या हुआ ना, जयशंकर प्रसाद जी जो उनका शिक्षा था वो कब शुरू हुआ था ना, उनका शिक्षा घर पर ही आरंभ हुआ था। फिर वो क्वींस कॉलेज में गए, वहाँ पे पढ़े। कितनी कक्षा तक पढ़े ना, 8वीं कक्षा तक पढ़े। उसके बाद उनके घर में कुछ प्रॉब्लम थी जिसके वजह से वो वहाँ से चले आए थे। ठीक है, यहाँ पे लिखी हूँ मैं। इसके पश्चात उन्होंने घर पर स्वाध्याय द्वारा हिंदी, संस्कृत, फारसी और उर्दू आदि का अध्ययन किया तथा भारतीय साहित्य, दर्शन और संस्कृति का गहन ज्ञान प्राप्त किया। वो खुद ही अपने से स्वाध्याय मतलब से निजे ही कौन ना हिंदी, संस्कृत, फारसी एवं उर्दू भाषा आदि रो अध्ययन करथिले। सेटा भी कौन ना घरे रहिकिरी। तापरे देखिया से बहुत भाषार अध्ययन करथिले, जेमती कि कौन एठी मु कहितली संस्कृत, हिंदी, फारसी आउ प्रारंभिक शिक्षक तांकर के थिले ना दीनबंधु लाल गुप्त। ठीक अछि, तांको प्रारंभिक शिक्षक के थिले ना दीनबंधु लाल गुप्त। ठीक अछि, तापरे तांकर काव्य गुरु किए ना पंडित देवी प्रसाद शुक्ल। ताहले काव्य पाई काहाठू प्रेरित होइतिले ना पंडित देवी प्रसाद शुक्ल ठू सीए प्रेरित होइतिले। अच्छा, एटा डबल हो जाइछि, प्रारंभिक शिक्षक दीनबंधु लाल गुप्त।
ठीक है, आगे देखते हैं। उनकी पहली जो क्या है, उनका पहली प्रकाशित कविता कौन सा है ना, सावन पंचक। सावन पंचक जो है उनकी पहली प्रकाशित कविता है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि जयशंकर प्रसाद जी का पहली प्रकाशित कविता कौन सी है। तो यहाँ पे हमको क्या मालूम हुआ ना, सावन पंचक जो है उनका पहली प्रकाशित कविता है। ठीक है, वो कब प्रकाशित हुआ था ना, 1906 में कलाधार नाम से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, जब वो यह लिखते थे तो वो उनका नाम जो था वो चेंज करते थे, जैसे सीडोनेम, जैसे एक जो क्या बोलते हैं उसे, दूसरा नाम, छद्म नाम कलाधर के नाम से भारतेंदु, कौन से पत्रिका में ना, भारतेंदु पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। और किसी को पता ना चले इसलिए वो अपना नाम चेंज किए थे। क्या क्या लिखा था ना, कलाधर, ये याद रखना, उनका नाम था कलाधर। तभी वो कलाधर के नाम से वो पत्रिका लिखे थे, वो पत्रिका में दिए थे उनका नाम कलाधर बोल के, और भारतेंदु पत्रिका में यह कविता प्रकाशित हुआ था। ठीक है, उनका पहला कहानी क्या था ना, उनकी पहली कहानी थी ग्राम। ग्राम उनका पहला कहानी था, और उनका प्रमुख कहानी था आकाशदीप। अगर क्वेश्चन आए कि उनका पहली कहानी कौन सी थी, तो ग्राम। ठीक है, और उनका प्रमुख कहानी था आकाशदीप। आकाशदीप उनका प्रमुख कहानी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि कामायनी 1936, वो कब लिखे थे ना, 1936 को लिखे थे। वो एक महाकाव्य है। इसके लिए उन्हें क्या ना, मंगल प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। उनको क्या प्राप्त हुआ था ना, मंगल प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। हम ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस काव्य के लिए उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ, तो हम बोल सकते हैं क्या ना, कामायनी। और यहाँ पे अगर ऐसा आएगा कि कामायनी के लिए उन्हें क्या प्राप्त हुआ ना, मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। ये क्या था ना, ये एक महाकाव्य था। ठीक है, वो कुछ कुछ उपन्यास भी लिखे थे, यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। वो कंकाल लिखे थे। कंकाल कितने में ना, 1931 में। तितली 1934 में। इरावती जो अपूर्ण मरणोपरांत प्रकाशित, मतलब ये क्या हुआ था ना, इरावती जो है वो अपूर्ण रह गया है। ठीक है, और वो प्रकाशित कब हुआ, उनके मरने के बाद, पश्चात, उनके मरने के पश्चात यह प्रकाशित हुआ, इसलिए इसे अपूर्ण ही माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहानी थोड़ा देख लेते हैं, मैं बोली वहाँ पे उनका पहला कहानी कौन सा था ना, ग्राम। ग्राम, नूरी, सालवती, देवदासी, सहयोगी, चूड़ीवाला, आकाशदीप, पुरस्कार, आंधी, ममता, मधुआ, छोड़, जादूगर, गुंडा, बिसाती, माया, प्रतिध्वनि, समुद्र, संतोरण आदि अनेक कहानियाँ के रचनाकार कौन है ना, जयशंकर प्रसाद जी हैं। और उनके कहानी संग्रह भी थोड़े से हैं, यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। मतलब सब कहानियों को किसी किसी इनके अंदर वो डाले हैं। जैसे कि आंधी में क्या है, आंधी में पुरस्कार है, और भी बहुत कई कहानी है। ठीक है, जैसे कि छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये सब क्या है ना, ये सब उनके एक कहानी संग्रह है। अगर पूछेगा कि निम्न विकल्पों में से जयशंकर प्रसाद के कौन से प्रसाद के कहानी संग्रह चयन कीजिए, या फिर कौन से नहीं है, या फिर कौन से हैं, तो अगर आपको मालूम होगा तो आप ये वाला ऑप्शन डाल दीजिएगा। ठीक है, और नाटक देख लेते हैं। उनका नाटक है क्या, सज्जन, कल्याणी, परिणय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाखा, अजातशत्रु, कामना, जन्मेंजय का नाग यज्ञ, जन्मेंजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, यह उनका क्या था, यह उनका नाटक है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं उनके काव्य संग्रहों पे। यहाँ पे जो क्वेश्चन आया था, मैं बोली पहले भी कि क्वेश्चन आया था कि निम्न विकल्पों में से
जयशंकर प्रसाद के काव्य चयन कीजिए। ठीक है, वहाँ पे क्या क्या आया था? पथिक, प्रेम पथिक आया था, और था चित्रधारा, और था करुणामय। यहाँ पे करुणामय, हाँ करुणालय हो गया है, यह करुणामय है, एक्चुअल में ये करुणामय है, लय हो गया है। ठीक है, ये थोड़ा करेक्शन कर दीजिएगा, करुणामय। यहाँ पे कौन कौन सा है फिर? कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, प्रेम पथिक, करुणामय, चित्रधारा, चित्रधारा, वन मिलन, अयोध्या का उद्धार, शोक की छाया, ये सब क्या है? ये सब उनके काव्य संग्रह हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक बड़ी बात कि पुरस्कार कहानी में क्या ना, वो आंधी नामक कहानी पुस्तक में संकलित है। यहाँ पे हमें क्या पता चला ना? पुरस्कार जो है वो आंधी नामक कहानी पुस्तक में संकलित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे मुख्य पात्र कौन कौन से हैं? ठीक है, देख लेते हैं ये थोड़ा। ये मधुलिका, मधुलिका ये कौन है? ये है वीर मित्र, वीर मित्र सिंह, यह है वीर सिंह मित्र, वीर सिंह मित्र की पुत्री कौन है ना? इनकी पुत्री कौन है ना? मधुलिका, इनकी पुत्री है मधुलिका। ठीक है, और वीर सिंह मित्र की पुत्री है मधुलिका। अरुण जो है वो कहाँ का राजकुमार है ना? वो मगध का राजकुमार है। और ये कौन है? ये है महाराजा, कौन से देश का महाराजा ना? कौशल के महाराजा हैं। ठीक है, फिर आगे हम देखेंगे ये इसमें कि इसमें क्या है। इसमें जयशंकर प्रसाद जी ने राष्ट्र प्रेम की भक्ति को यहाँ पे दिखाया है, जहाँ पे मधुलिका क्या करती है ना? राष्ट्र प्रेम के लिए अपने प्रेम का बलिदान करती है, और उसे क्या करती है ना? सबके सामने लाती है कि ये गलत है बोल के, क्योंकि उसके पापा कौन थे? उसके पापा जो थे वो सेनापति थे, तभी मंत्री थे जो कि वाराणसी में वीर गति को प्राप्त हुए, मगध के साथ युद्ध करके, मगध के साथ युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुए। और इनके लिए कोसाल जो राज्य था वो बच गया, शत्रुओं से बच गया, मंत्री के वजह से, मतलब मधुलिका के पिता के वजह से कोसाल जो राज्य था उन पे अधिकार नहीं कर पाए मगध के राजा। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। फिर हम चलते हैं स्टोरी की तरफ। बहुत अच्छी स्टोरी है ये, देखिए। फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या है ना? कौशलोत्सव है, जहाँ पे क्या ना? राजा क्या करते हैं ना? हल चलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा क्या करेंगे ना? स्टोरी के बारे में जान लेंगे। मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, थोड़ा सुनना। ठीक है, स्टोरी कहाँ से शुरू होती है ना? स्टोरी शुरू होती है आद्रा नक्षत्र से। ठीक है, आद्रा नक्षत्र से शुरू होती है स्टोरी। ठीक है, अब सुन लीजिए, मैं यह थोड़ा बताने जा रही हूँ। ठीक है, आकाश में काले काले बादलों के घुमड़, जिसमें देव दुंदुभी का गंभीर घोष, किसका ना? देव दुंदुभी का गंभीर घोष। ठीक है, गंभीर घोष। आज क्या था ना? आज कौशल में एक उत्सव था। क्या ना? कौशल उत्सव था। आज क्या करना होता था ना? आज एक दिन राजा को जो है वो कृषक बनना पड़ता था। ठीक है, इस दिन इंद्र जी का पूजन की जाती थी और वो पूरा धूमधाम से किया जाता था। ठीक है ना? क्या होता था यहाँ पे कौशल उत्सव होता था, जो
धूमधाम से वहाँ पे क्या करते थे, सब लोग पालन करते थे। ठीक है। और एक दिन के लिए राजा जो है वो कृषक बनते थे। वो क्या करते थे ना, हल चलाते थे। ठीक है। राजा स्टार्टिंग कहाँ से होता है थोड़ा देख लेते हैं कहानी ना। राजा गज में बैठकर आए, सीढ़ियों से नीचे उतरे। ठीक है। सीढ़ियों से नीचे उतरे। वहाँ पे सुंदर स्त्रियों ने उनके स्वागत के लिए खीलों से भरी थाल लिए मधुर गान करते हुए आगे बढ़ी। ठीक। और वहाँ पे क्या सीढ़ी लगाया गया और राजा उतरे। उतरे तो वहाँ पे स्वागत किया गया। क्या ना, सुंदर स्त्रियों ने उनका स्वागत किया और राजा को कहाँ लेके आए ना, वहीं वो जो क्या था, मैदान था या फिर वो जो जगह था जहाँ पे हल जोतना था, जो खेत था, वहाँ तक वो सुंदर स्त्रियों ने राजा को लेकर आए। और वो भी खीलों से भरे थाल लिए और फूलों की वर्षा कर रहे हैं उन पे और उनको स्वागत कर रहे हैं कि आइए, आज राजा क्या करेंगे ना, आज राजा हल जोतेंगे। ठीक है। स्वर्ण रंजित हल की मुठ पकड़कर महाराजा ने हल चलाने लगे। ठीक है। वहाँ पे बाजा बज उठा और सब देखने लगे राजा को कि हाँ, राजा, इतने बड़े राजा वो क्या कर रहे हैं ना, हल जोत रहे हैं, बाजा बज रहा है, गाना गा रहे हैं। ये क्या होता है ना, ये प्रत्येक वर्ष होता है। प्रति वर्ष इस उत्सव को देखने के लिए वहाँ पे क्या आते हैं ना, दूसरे राज्यों के युवक राजकुमार यहाँ पर आते हैं इस उत्सव को देखने के लिए कि स्वयं राजा एक दिन के लिए क्या बन रहे हैं ना, एक दिन के लिए कृषक बन रहे हैं। तो सारे लोग आश्चर्य हो जाते हैं ये बात सुनकर। इसलिए सब लोग इधर उधर राज्यों से सब युवक राजा को देखने के लिए आते हैं। ठीक है। वैसे ही मगध का राजकुमार था, उसका नाम था अरुण। वो भी यहाँ पे यह उत्सव देखने के लिए आया था। वहाँ उसने किसको देखा ना, वहाँ उसने मधुलिका को देखा, जो हाथ में बीज की थाल लिए खड़ी थी। यहाँ पे जिसका खेत होता है उसे ही बीज राजा को देने के लिए सौभाग्य प्राप्त होते हैं। ठीक है। और वह जमीन मधुलिका का था, इसीलिए इसके कारण वो सौभाग्य किसको मिला ना, मधुलिका को मिला। ठीक है। यहाँ पे यह था कि वो जमीन जिसका होता था, मतलब खेत की जमीन जिसकी होती थी या फिर जिसका होता था, तो उसको सौभाग्य प्राप्त होता था कि क्या ना, राजा को बीज देने के लिए। राजा को वही बीज देता है जिसका जमीन होता है, उसको वो सौभाग्य प्राप्त मिलता था। ठीक है। तो वो क्या कर रही थी ना, वो कभी अपने केसैया वसन को संभालती थी और कभी अपने रूखे अलकों को संभालती थी और उसके भाल पर भी पसीने की कमी न थी। मतलब वो क्या करती थी ना, वो नए वस्त्र पहनी हुई थी, वो कभी अपने वस्त्र को संभालती, कभी अपने बालों को संभालती कि हाँ, ये इधर हो जा रहे हैं, ये इधर हो जा रहे हैं। उसके माथे पे पसीना ही था, सिर्फ पसीना ही पसीना था। वो अपना पसीने को पोंछ रही थी, फिर भी वो क्या नाम बीज देने में राजा को कोई गलती नहीं की। वो जब भी राजा उसे मांगते थे वो अपना थाल उनकी ओर बढ़ा देती थी। ठीक है। सब लोग जो है वो क्या आश्चर्य से किसको देख रहे थे ना, राजा को देख रहे थे। सब लोग आश्चर्य से राजा को देख रहे हैं। पर यहाँ पे जो मगध का राजकुमार था अरुण, वो किसको देख रहा है ना, वो मधुलिका को देख रहा है। वो देख रहा है और मन में सोच रहा है, आह, कितनी सुंदर है, कितनी अबोध है, कितनी प्यारी लग रही है, ये कृषक है, ये कृषक की बेटी है, इतनी सुंदर है, इतनी सुशील है, उसकी जो मुख है इतनी जो है कोमलता से भरी है। वो यह देख के सोच रहा है, वो राजा को नहीं देख रहा है, वो किसे देख रहा है ना, उसके पास जो खड़ी है मधुलिका, वो मधुलिका को ही देखे जा रहा है। ठीक है। कहीं ना कहीं उसके मन में मधुलिका के प्रति प्रेम की भावना जाग उठी है कि हाँ, इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी है। उसके मुंह में ये जो मतलब मुखमंडल में ये जो मृदु हंसी है, वो उसके जो सौंदर्य को दुगुना मतलब दुई गुण बढ़ई दउची। से बहुत सुंदर देखा जाउची। से सैया भाभी की काको अनेइची ना, से मधुलिका को अनेइची। ठीक अछि।
एक प्रथा था, राजा जिसके खेती में हल चलाता वह खेती राजा का हो जाता था और राजा उसे क्या करता था ना 4 गुना कीमत देता था और उस जमीन का मालिक कौन होता था ना राजा बन जाता था। लेकिन उस जमीन का देखभाल कौन करता था ना वो जमीन जिसका है वही देखभाल करता था। तो यहाँ पे एक प्रथा था, क्या प्रथा था ना राजा जिसके जमीन पर हल जोतता था वो जमीन राजा का हो जाता, लेकिन उसका देखभाल जो है वो कौन करता था ना वो जमीन जिसकी थी वही करता, लेकिन वो जमीन राजा का हो जाता और वो जमीन का 4 गुना कीमत किसको दे देता ना उसे जमीन के मालिक को दे देता और जमीन वो रख लेता। ठीक है, तो इसी प्रकार माने यही भड़िया कौन हैला ना से 4 गुना जो स्वर्ण थिला सेटा काहको दिया हला ना मधुलिका को दिया हला। मधुलिका को दिया स्वर्ण मुद्रा, तो वो क्या की ना वो स्वर्ण मुद्रा जो ली नहीं वो राजा के ऊपर न्यौछावर कर दिया। ठीक है, और बोली ये मेरे बाप दादा की जमीन है, इसे बेचना मेरे लिए अपराध है। वो बोली कि मेरे जो दादा थे, मेरे जो पिताजी थे, उनकी ज़मीन ये है, अगर मैं इसे बेचूंगी तो मुझे पाप लगेगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ ना वृद्ध मंत्री ने तीखे स्वर में बोला कि तुम्हारी जमीन का हम 4 गुना दे रहे हैं, इसे ले जा और सुखी बन। ठीक है, इसे ले जा और सुखी बन। लेकिन वो जो मधुलिका थी वो तो मना कर चुकी थी कि नहीं भाई मुझे नहीं लेना है, ये मेरे बाप दादा की जमीन है, मुझे बेचना नहीं है, मैं पैसा नहीं लूंगी, ये आप रख लीजिए। ठीक है, तो ये क्या था राजा के लिए एक अपमान था। तो राजा इशारे में मंत्री को बोलते हैं कि ये कौन है बोल के, ये तो अपराधी ही हुई ना, वो जो सोने की थाल उसे दिए थे वो उस राजा के ऊपर न्योछावर कर दी, तो एक टाइप के ये अपराधी है। राजा तो वो मतलब कहाँ राजा और कहाँ मधुलिका, ये तो एक कृषक की बेटी है। ठीक है, तो जब वो राजा धीमे स्वर में उसे बोलते हैं किसे ना मंत्री को कि ये लड़की कौन है, तो वो बोला कि यह शहीद वीर सिंह मित्र की पुत्री है। अच्छा, तो राजा को अभी पता चला कि ये कौन है ना वीर सिंह मित्र की पुत्री है, जो वाराणसी युद्ध में अपना प्राण गवाकर कौशल की लाज रख ली थी। वो बात किसे बोली किसे बोला वो मंत्री को बोला। इसी के लिए वो मधुलिका को कुछ भी नहीं बोला और वहाँ से चला गया। ठीक है, फिर उत्सव खत्म हुआ, सब लोग अपने अपने शिविर में चले गए। मधुलिका जो है वो अपनी जमीन के पास एक मधुक वृक्ष था जिसके नीचे वो बैठ गई। ठीक है, वो सब अपने अपने घर चले गए और राजा भी चले गए, सभा संग हुआ, उत्सव खत्म हुआ तो सब चले गए। मधुलिका को भी बहुत दुखी थी वो अंदर से कि उसका जमीन चला गया, फिर भी वो खुश थी कि हाँ ये तो होना ही था एक ना एक दिन। और ये सोचते सोचते वो जमीन से वहाँ पे लग के एक मधुक जो ମହୁଲ ମହୁଲ ଫୁଲର ଗଛ ମହୁଲ ଯେଉଁ ଗଛ ଆମେ ଯେଉଁ ମହୁଲ ଗୋଟାନ୍ତି ସେଇ ଗଛ ତଳକୁ ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ପଳେଇଗଲା। ତାପରେ एपटे कौन ना अरुण के आंखों में नींद न थी, वो मधुलिका को याद कर रहा था, प्यार हो गया था। सामने देखा एक कोपती एक पैर पर खड़ी पंख फैलाए अंगड़ाई ले रही थी। ठीक है, से देखला कौन ना गोटे कोपती गोटे गोड़े ठिया है कौन ना ता अंगड़ाई लौची, माने से कौन ना ता निद ये पूरा ताको ता शरीर अवश लगुचे जो कि से इड़े सियाड़े हो बुलूची। सेतबेले अरुण कौन कला ना अरुण खड़ा हुआ, बाहर अश्व सुसज्जित खड़ा हुआ था और वह घोड़े में बहुत तेज कदम से तीर सा निकल गया। ठीक है, तो क्या हुआ ना से कौन कला ना पूरा घोड़ा रे से कौन कला ना पूरा तीर आकार रे सी कौन कला ना पड़ेगला क्या पाखु ना मधुलिका को खोजापी, से भल पाँच तार आखिरे आ निद ना, तापरे सी जितेबाला से क्रॉस कला से घोड़े की पैरों की आवाज़ सुनकर रक्षक गण जो थे वो चौंक गए कि कौन गया, मतलब सुबह भी नहीं हुआ अभी तक
थोड़ी सी मतलब धुंधली धुंधली सी थी, पूरा सुबह भी नहीं हुआ था। जैसे 5 बजे लगभग या फिर 4:30 आसपास जेमती टिके धुंधला धुंधला रुहे से टाइम रे से कौन कला ना निज घोड़ा नहीं कि से दौड़िकी पड़ेगला। ठीक अच्छे आउ सेठी जो थिले साइड रे जो माने तांको से जो राजप्रसाद रे जो रक्षक गुड़ा से हठात गला से डरी गले जे किएटा गला बोली कि। ठीक अच्छे तापर से जाकि कौटी पहुँचला ना मधुक बुली बुली की गला याड़े साड़े है कि से लास्ट पहुँचला कौटी ना मधुक वृक्ष के पास पहुँच गया। ठीक है, वो घूमता हुआ मधुक वृक्ष के पास पहुँच गया जहाँ मधुलिका सोई हुई थी। वह अपने अश्व को चुप रहने के लिए कहा और मधुलिका को देखने लगा। वो अश्व को कह रहा है कि नहीं भाई चुप, थोड़ा आवाज़ मत करो, मुझे उसे देखने दो, कितनी सुंदर लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। और उसका जो तार जो मुहटा पूरा सुंदर देखा पूरा कोमल देखा पूरा निरीह मुहटा पूरा देखा तो तू टे चुपकी ठिया है ता घोड़ा को तू टे चुपकी ठिया है मुझे टे मन भरिकी देखिनिए। से कौन है ना तभी एक कोकिल बोल उठी जैसे वो प्रश्न पूछ रही हो अरुण से, छी, कुमारी के सोए हुए सौंदर्य पर दृष्टिपात करने वाले धृष्ट तुम कौन हो। मतलब उसे ऐसा लगा कि वो उसे क्वेश्चन पूछ रही है, किसे ना अरुण को। जब वो जो कोकिल थी मतलब जो कोकिड़ थिला से जतबे कहीदेला सेमती बोबई देला से कौन है ना तब मधुलिका जो है उठ गई और अपने सामने एक अपरिचित पुरुष को देख के पूछी, तुम कौन हो। फिर अरुण अपनी हृदय की बात उसे बोला। जितेबले से पचारिला तुम्हें किए सेतेबले से निजर परिचय देला, मु मगधर राजकुमार मु अरुण आ मुझे आसी मु तुमको कौट ना कौटी से भल पाऊँच ये करुच्ची से करुच्ची बोलिकी से बहुत कथा कहला। किंतु कौटी ना कौटी मधुलिकार मन मतलब मधुलिका का मन व्यथित था। किस लिए ना उसका जमीन छीना हुआ था। तो वह तब वो मधुलिका क्या बोली ना, मैं एक कृषक की बेटी हूँ और आप नंदन तिहारी में परिश्रम करके जीने वाली। मतलब वो बोलती है कि मैं कृषक की बेटी हूँ, आप एक नंद में बिहार करने वाले लड़के हैं, तो आपका और मेरा मिलना असंभव है। मैं परिश्रम करके जीने वाली हूँ, आप महलों में रहने वाले हैं। इस टाइप का वो बोल रही है किसको ना अरुण को। तो फिर अरुण बोलता है कि देखो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा जमीन लौटा दूंगा। पर वो क्या थी, वो तो एक स्वाभिमानी लड़की थी, इसलिए वो मना की कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, ये तो एक ना एक दिन होना था, मैं नहीं लूँगी वैसा बोल के वो कह रही है। और उसका क्या था, उसको अपने राष्ट्र के लिए राष्ट्र के प्रति अपनी बहुत दुर्बलता थी। वो अपने राष्ट्र को बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, इसलिए वह अरुण का प्रेम को जो था वो ठुकरा दी और उसको कटाक्ष करके बोली कि नहीं, तुम्हारा मेरा नहीं हो सकता। मैं एक कृषक बालिका हूँ, तुम एक राजकुमार हो, मैं परिश्रम करती हूँ और तुम महलों में रहने वाले हो। इस टाइप का जब वो बोली मधुलिका तो जो अरुण था वो वहाँ से चला गया। अपना मन बहुत व्यथित हुआ, इसके लिए वो क्या किया ना वहाँ से चला गया। जब वो चला गया, जो धूल उड़ रहा था उसके पीछे अश्व जब गया तो धूल उड़ेगा, तो वो धूल को निहारती रही मधुलिका। ठीक है, फिर क्या हुआ ना, 3 साल बाद वह मधुलिका दूसरों के खेत में काम करती थी और उस वृक्ष के नीचे जो मधुक वृक्ष था उसके नीचे अपना एक झोंपड़ी बनाकर उसी में रहती थी। उसका जो ऊपर का हिस्सा था वो सूखे डंठलों से बना हुआ था, जिसके कारण वो बिजली को पत्तों की रौंद से देख सकती थी। ठीक है, वो देख सकती थी बिजली को और सोच रही थी कि अगर वो अरुण के प्रस्ताव में राजी हो जाती तो आज उसे इतना दुख सहन ना करना पड़ता। और अभी वो कहाँ थी, अभी वो एक राजमहल में रहती। अगर उसके बात में अगर राजी हो जाती तो वह महारानी होती मगध का।
महारानी होती। और अपने इसी बात को सोचते वो अपने भाग्य को नींद रही है कि क्या हाय मैं ये क्या कर दी, अगर उसके बाद में राजी हो जाती तो आज मेरे पास ओढ़ने के लिए, शीत से बचने के लिए कंबल होता, खाने के लिए अच्छा अच्छा चीज़ होता और मैं महलों में रहती, ऐसे मुझे डरना नहीं पड़ता। ये बात क्या कर रही थी, वो सोच रही थी। ठीक है, वो पुराने दिनों को याद कर रही थी। क्या कर रही थी ना, 3 साल पहले उसी पेड़ के नीचे अरुण जो है उसे प्रपोज कर रहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी ज़मीन दिला दूंगा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, अपनी महारानी करके रखूंगा। लेकिन फिर भी मधुलिका जो है वो स्वाभिमानी थी, इसके कारण वो मना कर दी थी। वो इसी बात को याद करके अपने मन को अपने मन जो है वो उसे बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है और वो यह बात सब क्या कर रही थी ना, मन ही मन सोच रही थी। तभी क्या हुआ ना ना रात में उसके पास कुछ भी नहीं था। अब गड़गड़ाहट तेज होने लगी, ऐसा लग रहा था कि आले भी गिरने वाले हैं। तभी किसने बाहर से आवाज दिया, पथिक को आश्रय चाहिए। तब रात की अंधेरी थी, शीत की रात थी और तभी क्या लगा कि आले भी गिरने वाले। आले मतलब जो आमे जो कहुचे कुआपथर, कुआपथर भी पड़िबार संभावना अच्छी। तार जो घर झाटी माटीर घर उपरटा कौन ना पतर, पत्र देकी तार गोटे कौन ना छोट कौन करछि ना कुटिया करछि। आ से कुटिया से रंध्ररू बार से छोट छोट रास्तारू कौन देखा होछि ना आकाशटा पूरा देखा जाउछि। जेतेबेले बिजुली मारुछि सेतेबेले से रंध्ରରେ से देखि पारुछि जे केते जोर बिजुली मारुछि। आ सी सेई कथा भाबुछि जदि आज सी काकू ना अरुण को बाहा ही जाई थांता देन सी आज कोड थांता ना गोटे राजमहल रे थांता, ताकू घोड़े हेबा पई एते कष्ट करिया को पड़ न थांता, ताठी सबू थांता बोली सी कौन करुछि ना मन पकाउछि। सेती बळे कौन हैला ना हठात गोटे शब्द शुणिकी सी रहीगला। सेटा कौन ना मु पथिक मते आश्रय दियो। सेतेबेले सी जाइकी कौन करछि ना द्वार खोलीछि। द्वार खोलिकी सेठी ठिया हैछि। सेतेबेले से देखिला मधुलिका कबाट खोल दिया और देखा एक पुरुष घोड़ा का डोर पकड़कर खड़ा है। बिजली के कारण उसका चेहरा देख गया। मधुलिका बोली, राजकुमार। जेतेबेले से कबाट खोलीछि आउ देखिछि सेठी किए ना सेटा होचंती मगधर राजकुमार। मगधर राजकुमार सेतेबेले से पाटी करी उठिछि, अरे मगध का राजकुमार, तुम मगधर राजकुमार। सेतेबेले जो राजकुमार कहिछि, अरे मधुलिका कहिकिरी सेमाने कौन ना किछि समय नीरव रहि जाइछंती। किछि समय नीरव रहि जाइछंती। तापरे सिए ताकू आश्रय देला। तापरे से आश्रय देला और वो सोच रही है कि क्या सोच रही है। अब मधुलिका सोच रही है उसकी बात सच हो गई। जो वो सोच रही थी वह मनुष्य अभी उसके सामने खड़ा है। फिर वह पूछती है, यहाँ कैसे आना हुआ। तो अरुण बोलता है कि मुझे मगध राज्य से निर्वासित किया गया। तो ये क्या बोलता है ना, मगध राज्यरू मते बाहर कर देइचंती, जोउथिपाई कि मु आजी एमिति बुलुची। ठीक अछि। तापरे से कौन कहला ना, मगध राज्य से निर्वासित किया गया है। मैं जीविका खोजने के लिए आया हूँ। मु कौन पाई आछि ना मोर किछि जीविका निर्वाह माने जेमिति मु बंचिबी सेटा खोजिबा पाई कौशल राज्य को मु आसीछि कहला। वह मधुलिका उसे क्या करती है ना, हंस के बोलती है कि क्या मगध का राजकुमार और क्या राज्य से निर्वासित हो गया और यहाँ आया है इस झोपड़ी में, बोल के वो हंसती है और फिर बोलती है, हाँ मैं तुमको इस झोपड़ी में स्वागत करती हूँ, बोल के वो बोलती है। ठीक है, फिर क्या हुआ ना, ऐसे बात हुई उनके दोनों के बीच। फिर रात तो बढ़ती चली गई। उसके बाद क्या हुआ ना, वो दोनों क्या कर रहे थे ना, शीत की काली रात हड्डियों को भी कंपा देने वाली, और वे दोनों पहाड़ी गौहर के द्वार पर एक बट वृक्ष के नीचे बैठकर बात कर रहे हैं। ठीक है, अचानक कौन करचंती ना, गुटे पहाड़ी द्वारर बट वृक्ष पाखरे बसिकी से कौन करचंती ना, कथा होचंती। बात बात में मधुलिका पूछती है,
सैनिकों को साथ रखने की क्या आवश्यकता है? अरुण कहता है, बाहुबल ही तो वीरों की आजीविका है। तो वो कहता है कि बाहुबल ही वीरों की आजीविका है, इसीलिए सैनिक उसके साथ हैं। ये मेरे जीवन मरण के साथी हैं। मधुलिका बोलती है, हम लोग परिश्रम से कमाते और खाते। ऐसे ऐसे ही बात करते करते अरुण को पता चलता है कि मधुलिका भी उससे प्यार करती है, लेकिन वह कह नहीं पाई, मतलब अपना भावना को प्रकाश नहीं कर पाई। इसीलिए वो सावधानी से बोलता है, मैं तुम्हें सिंहासन में बिठाऊंगा और एक नया राज्य बनाऊंगा। तो मधुलिका वह स्वप्न को सोचने लगती है। फिर वह कहती है कहता है कौशल के सिंहासन में उसे बैठाएगा। तो वह मना करना चाहती है, लेकिन फिर उस मना करना चाहती थी, लेकिन वो मना नहीं कर पाई। उसके मुंह से निकल गया, क्या तुम मुझे कौशल के सिंहासन में बिठाना चाहते हो? अरुण फिर कहता है, तुम राजा से कुछ भी नहीं। तो वो कहता है, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो यह सच हो सकता है। फिर अरुण कहता है, तुम राजा से कुछ भी नहीं लिया, जिसके कारण राजा चिंतित हो गए। तुम जाकर दुर्ग के दक्षिण नाले के समीप की जंगली भूमि देने के लिए बोलो। ठीक है, वो क्या बोला ना, तू राजाठू किसी मागिनु, तू एना जाकि माग देखिबू तोते राजा देबे। तू कौन मागिबू ना कौन ना दुर्गर दक्षिण नाले के समीप की जंगली भूमि से, जंगल दक्षिण दुर्गर जो दक्षिण साइड रे जो जमी अच्छी जंगली भूमि, तो सहीटा जा राजा को मागिबू, से तोते निहाती देबे। तापरे मधुलिका कौन कला ना, मधुलिका गला काहा पाखु ना राजांको पाखकु गला। ठीक अछि, राजांको पाखकु गला। राजांको पाखकु जाइकी कौन कला ना, से जमी कथा सी कहला। जेतेबेले राजांको कहला, राजा तो जानिचंती ये वीर सिंह मित्रर झियो, तेणुकी सी कौन कहले ना, तू जदि कहूचु मु तोते देई दउची बोलिकी से कहले। तापरे से गोटे कथा कहिथिले कि सेटा तो उपजाऊ नाई, माने सेठी तो चाष करि पारिबुनी, ताहले सेटा नेइकी कौन करिबु। तापरे ठीक अछि, सेटा जदि तू कहूचु ते जिद्दी करूचु, ताहले उपजाऊ सेटा बनेइकी आ तू तोर सेठी रहिबु, सेटा चाष करिबु। सेया कहिकी राजा ता कथारे कौन हेले ना, राजी हे गले। ठीक अछि। फिर क्या हुआ ना, वो जो जमीन था उसको साफ किया गया। जो जमीन था उसको साफ किया गया। जमीन को साफ करने के बाद सैनिक जो थे, अरुण के सैनिक जो थे, वो क्या हुआ ना, इधर उधर घूमते थे और मधुलिका के लिए खेत बन रहा था, जिसके कारण किसी को संदेह नहीं हुआ कि यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे तो चल रहा है ना, राजा तो बोल दिए हैं कि हाँ तेरे लिए वो जमी रेडी कर दिया जाएगा, तो वहाँ पे खेती बाड़ी करेगी। इसके लिए कोई भी किसी से क्वेश्चन नहीं पूछा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। हाँ हो रहा है, जंगल भी था, वहाँ पे लोग का ज़्यादा जाना आना नहीं था, तो किसी को पता नहीं चला। वहाँ पे क्या हुआ ना, अरुण के जो सैनिक थे वो निर्भीक होके, मतलब किसी से डरना तो नहीं है, इधर उधर वो जाने लगते हैं। ठीक है। और 4 प्रहर के बाद राजधानी श्रावस्ती में तुम्हारा अभिषेक होगा। मैं स्वतंत्र राष्ट्र का अधिपति बनूंगा। ये कौन बोल रहा है? नहीं, अरुण बोल रहा है मधुलिका से। ठीक है, कि 4 प्रहर परे राजधानी श्रावस्ती आमर हब, सेठी तोर अभिषेक हब, आ सेटा गोटे स्वतंत्र राष्ट्र हब, आ सेठीर अधिपति किए बनब ना, मु हेबी। मु माने अरुण कहूँ मु हेबी। मधुलिका बोली, केवल 100 सैनिक में तुम युद्ध कैसे करोगे? माने 100 जन सैनिक। एठी देखो से कही कितने सैनिक थे, तो यहाँ पे पता चलता है कि अरुण के पास कितने सैनिक थे ना, 100 सैनिक थे, यहाँ पे पता चल रहा है। ठीक है, 100 सैनिक थे। तो ये मधुलिका पचारूची, तू युद्ध केमती करिबू? अरुण बोला, रात की तीसरे पहर में। कितने पहर में ना, तीसरे पहर में वो क्या करेगा ना, वो युद्ध करेगा और विजय मेरी ही होगी। तुम आज रात अपनी झोपड़ी में बिता लो और सुबह राज मंदिर तुम्हारा लीला निकेतन बनेगा। ठीक है, जब वह अपनी झोपड़ी के तरफ, ठीक वो बात खत्म हुआ, दोनों से डिस्कशन हुआ। फिर रात हो रही थी, तो अरुण ने कहा, मधुलिका आज रात तुम झोपड़ी में बिता लो, कल से तुम
राजमहल में रहोगी, ठीक है। तो फिर रात हो रही है, तुम अंधेरी हो रही हो, तुम जाओ, मैं थोड़ा अपना कुछ काम है, मैं वो काम निपटा लेता हूँ और सैनिकों को साथ वो जो उनका प्लान था वो थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। ये बोलता है कौन ना अरुण, और उसे लौटा देता है कहाँ ना अपनी झोपड़ी में, ठीक है। फिर क्या हुआ ना फिर उसके मन में जब वो अपनी झोपड़ी के तरफ जा रही थी, उसके मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे। फिर महाराजा की बात उसे स्मरण हुई। वीर सिंह मित्र की कन्या, उसके पिता कौशल को बचाने के लिए अपना जीवन समर्पण कर दिया, पर वह क्या कर रही है, ये सोचते सोचते अंधकार में वो क्या की ना झोपड़ी की तरफ जा रही थी, वो रास्ता भूल गई। वह बीच पथ पर खड़ी थी, ठीक है। वो रास्ता भूल गई, कहाँ जाए कुछ उसे मालूम नहीं हो रहा है। उसके मन में कई सारे प्रश्न आ रहे हैं कि उसके पिता मगध से बचाने के लिए कौशल अपना जान न्योछावर कर दिया, पर अब वो क्या कर रही है ना मगध राजकुमार का सहायता कर रही है, ठीक है। उसी के लिए वो जो झोपड़ी की तरफ जा रही थी, वो झोपड़ी के रास्ते जाते जाते क्या हुआ ना, बीच में रास्ता अंधेरे में वो भटक गई, ठीक है, भटक गई। और क्या कर रही है ना, रास्ता के बीचों बीच खड़ी है वो, ठीक है। फिर क्या हुआ ना, वो बीच पथ पर खड़ी थी, तभी 100 उल्काधारी अश्वारोही चले आ रहे थे। वह मधुलिका को देखकर रुक गए। सेनापति पूछने लगा, कौन? कोई उत्तर नहीं मिला। तो दूसरे अश्वारोही ने कड़क के पूछा, जल्दी उत्तर दो। तो वह बोली, मुझे बांध लो, मैंने एक बहुत बड़ा अपराध किया है, मुझे राजा के पास ले चलो। सेनापति बोला, क्या है, स्पष्ट रूप से कहो, ऐसे पागल की तरह क्या बात कर रहे हो, कैसे पगली जैसी बात कर रही हो, वो ऐसा बोला। तो फिर वो बोली, श्रावस्ती दुर्ग दस्युओं का हो जाएगा, दक्षिण नाला के पार उनका आक्रमण होगा। सेनापति चौंक उठे और बोले, क्या यह सत्य है? यह 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 बोली मैं सत्य कह रही हूँ। वह बोली, मधुलिका बोली कि हाँ, मैं सत्य कह रही हूँ। सेनापति ने 80 सैनिकों को नाले की ओर धीरे धीरे बढ़ने की आज्ञा दी। वो बोला कि 80 सैनिक जाएं, तुम धीरे धीरे जाना, आवाज मत करना, और उस नाले की तरफ जाओ बोल के उसने आदेश दे दिया। और फिर स्वयं 20 अश्वारोही को साथ दुर्ग की ओर बढ़ने लगे, ठीक है। तो 80 को कहाँ भेज दिया ना, नाले की तरफ भेज दिया, और 20 को अपने साथ लिए कहाँ जा रहे थे ना, वो राजप्रसाद को जा रहे थे। और मधुलिका को क्या किया ना, एक अश्वारोही के साथ बांध दिया, ठीक है, अश्वारोही के साथ बांध दिया। और श्रावस्ती का दुर्ग कौशल राष्ट्र का केंद्र था। इस रात्रि में अपने विगत वैभव के स्वप्न देख रहा था। भिन्न भिन्न राजवंशों ने उसके प्रांतों पर अधिकार जमा लिया है। अब वह केवल कई गांवों का अधिपति है। फिर भी उसके साथ कौशल के अतीत की स्वर्ण गाथाएं लिपटी थी। यह क्या कौन सोच रही थी ना, यह मधुलिका सोच रही थी। यह सोचते सोचते वो कहाँ पहुँच गए ना, वो दुर्ग के द्वार तक पहुँच गए, चौखट पर। तो फिर अलका के आलोक में उन्होंने सेनापति को पहचाना, सैनिकों ने सेनापति को पहचाना। द्वार खुला, सेनापति घोड़े के पीठ से उतरे। उन्होंने कहा, अग्निसेन, दुर्ग में कितने सैनिक होंगे? सेनापति की जय हो। 200। उन्हें शीघ्र ही एकत्र करो, परंतु बिना किसी शब्द के 100 को लेकर तुम शीघ्र ही चुपचाप दुर्ग के दक्षिण की ओर चलो। आलोक और शब्द न हो। से कौन कहला ना, आलोक आ शब्द न करिकी तमे दुर्गर दक्षिण दिशा को धीरे धीरे हेकी चालो, ठीक अच्छे। तापर से कौन करला ना, सेनापति मधुलिका को नेइकिरी कोठी पहुँचला ना, राजा को पाखरे पहुँचला। राजा को पाखरे पहुँचिकी तापरे राजा को मधुलिका कौन कहला ना, सबु कथा कहला जे राजा आउ किछि गुप्त शत्रु आसचंती, जो माने कि दुर्गरे कौन करिवे ना, अधिकार करिया पई प्रबंध करिसंती।
एई स्त्री जीए सेनापति कहूँ स्त्री जीए मु जेतेबेले जाऊथिली सेतेबेले से कौन कहे सेतेबेले से मते कहला कि दुर्ग रे आक्रमण करिवे सेइथिपाई मु आपनको पाखु आसिली। तापर राजा उठले उठिकी देखिले कहले कि हैं किए किए ना ये मधुलिका। राजा ने मधुलिका की ओर देखा, वो कांप उठी। घृणा और लज्जा से वह गड़ी जा रही थी। राजा ने पूछा मधुलिका यह सत्य है? वो बोली हाँ देव। राजा ने सेनापति से कहा सैनिकों को एकत्र करके तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। सेनापति के चले जाने पर राजा ने कहा सिंह मित्र की कन्या, तुमने एक बार फिर कौशल का उपकार किया। यह सूचना देकर तुमने पुरस्कार का काम किया। ठीक है, यहाँ पे पुरस्कार नाम क्यों है इसमें आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अच्छा तुम यहीं ठहरो, पहले उन आतताइयों का प्रबंध कर लूँ। ये कौन बोला? नहीं, ये महाराज बोले। और अपने साहसिक अभियान में अरुण बंदी हुआ और दुर्ग उल्का के आलोक में अतिरंजित हो उठा। भीड़ ने जय घोष किया, सबके मन में उल्लास था। फिर क्या हुआ ना, जो अरुण जो था वो बंदी बन गया। ठीक है, उषा के आलोक में सभा मंडप दर्शकों से भरा गया। बंदी अरुण को देखते ही जनता ने रोष से हुंकारते हुए कहा बंद करो। तो किसने बंद करो बोल के कहा ना, जनता ने। राजा ने सबसे सहमत होकर आज्ञा दी, प्राण दंड। मधुलिका बुलाई गई, वह पगली सी आकर खड़ी हो गई। कौशल नरेश ने पूछा मधुलिका तुझे जो पुरस्कार लेना है मांग। वह चुप ही रही। राजा ने कहा मेरी नीज की जितनी खेती है मैं सब तुझे देता हूँ। राजा कौन कहले ना, मु आज पर्यंत जेतकी चाष जमी मोर अच्छी मु तते सेगुड़ा सबू दौची। किंतु मधुलिका ने एक बार बंदी अरुण की ओर देखा। उसने कहा मुझे कुछ न चाहिए। अरुण हंस पड़ा। राजा ने कहा नहीं, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, मांग ले तो मुझे भी प्राण दंड मिले। कहती हुई वह बंदी अरुण के पास खड़ी गई। मतलब यही थी उसकी प्रेम कहानी। वो पुरस्कार के बदले राजा से क्या मांगती है ना, मृत्यु दंड मांगती है। क्यों? क्योंकि वो जिसे प्रेम करती थी अरुण, वो क्या था, वो बंदी बन के था। इसके कारण मधुलिका जो थी पुरस्कार में अपना मृत्यु दंड मांगी। वो उसे प्यार करती थी। वो अपने सामने अरुण को मरता हुआ नहीं देख सकती थी। इसी के कारण वो भी मृत्यु के लिए रेडी थी। तो इसे कहते हैं, इसके मन में राष्ट्र प्रेम भी था और कहीं ना कहीं वो अपने प्रेम को भी मतलब बहुत ज़्यादा चाहती थी, लेकिन राष्ट्र प्रेम यहाँ पे जीत गया, उसका प्रेम हार गया क्योंकि वो बंदी बन गया। अगर वो चाहती तो ना बोलकर भी अरुण क्या होता ना, अरुण वो युद्ध जीत जाता और वो महारानी बन जाती। फिर भी वो राष्ट्र प्रेम के लिए और राष्ट्र को बचाने के लिए यह सत्य बोल दी राजा के सामने और फिर खुद ही प्राण दंड की भिक्षा करने लगी। यही है पुरस्कार की कहानी, ख़त्म हुई यहाँ पे। कैसा लगा कहानी ज़रूर बताइएगा। रहते हैं, ठीक है, और आगे की क्लास देखेंगे। कहानी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रहते हैं, जय जगन्नाथ।